Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss important article of newspaper. मलेरिया दिवस विश्व मलेरिया दिवस 2024 में मनाया गया है। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2024 में अगर इसकी थीम रखी गई है एक्सीलेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो मलेरिया से संबंधित वैक्सीन R21। आंचल आपको ऐड करना है? अपार्ट फ्रॉम दिस हम WHO की एक ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी देख सकते हैं, जो कि अभी रिसेंटली 2021 में उसको अपडेट किया गया था। तो उसका डेकेड ईयर पूछा जाए तो 2016 से 2030 है, और उसमें क्या ग्लोबल टारगेट्स रखे गए हैं। तो फर्स्टली, रिड्यूसिंग मलेरिया केस इंसिडेंस बाय एटलीस्ट 90% बाय 2030। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग मलेरिया मोर्टेलिटी रेट्स एटलीस्ट 90 बाय 2030, और एलिमिनेटिंग मलेरिया इन एटलीस्ट 35 कंट्रीज में बात हुई है। तो 2030 में ही करना है वो। और नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग अ रिसर्जेंस ऑफ मलेरिया इन ऑल कंट्रीज दैट आर मलेरिया फ्री। तो ये 4 टेक्निकल ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑफ WTO। और 4 फेज में इसको किया जाएगा। फर्स्ट फेज था 2016 से लेकर 20 तक। अब जब हम बात करते हैं 2024 की, तो सेकंड फेज है जिसमें सिक्योर करना और किस तरह से मेडिसिन प्रोवाइड करना और जो इक्विटेबल वर्ड्स है उसको प्रमोट करने से संबंधित है। जब 27 तक की बात करते हैं तो थर्ड फेज आएगा, और 2030 तक फोर्थ फेज। तो 4 अलग अलग फेज में मलेरिया को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए रखा गया है। नेक्स्ट है SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम से एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। जब हम बात करते हैं तो इंडिया फर्स्ट मल्टीपर्पज कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट सतलुज जल विद्युत निगम के माध्यम से, जिसमें 1500 मेगावाट नेथपा झाकरा हाइड्रो पावर स्टेशन स्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी फ्रॉम द प्रोजेक्ट विल यूटिलाइज फ्रॉम हाई वोल्टेज ऑक्सीजन फ्यूल coating facilities of NJHPS for meeting the combusting fuel requirement. In addition, will also generate electricity through it fuel cell of 25 किलोवाट कैपेसिटी। तो हम देख सकते हैं इंडिया का फर्स्ट मल्टी पर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है, तो हिमाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है। कंबाइन हीट एंड पावर को कंबाइन के माध्यम से फ्यूल ऑक्सीजन फ्यूल सेल के माध्यम से इनको क्रिएट किया जाएगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध स्थितियां चल रही है, उसके माध्यम से आम व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, कि जो भी वहां के बच्चे हैं वो किस तरह से एक छुपे हुए स्पेस में किस तरह से वहां पर उनको एजुकेशन के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। आजकल आप ऐड कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो? नो वी कैन। कल्पना, आप कुछ भी कर पाने में सक्षम है, चाहे वह आपकी सोच हो, आपका जीवन हो या आपके सपने हो, सब सच हो सकता है। आप इस अनंत ब्रह्मांड की तरह ही अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। आजकल आप क्या ऐड करोगे इसमें? यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि जो माइंड है और जो हम प्रोसीड करेंगे, उसका बहुत बड़ा लिंकेज है। कि कर पाने में भी तभी सक्षम होगा जब हम सोचते हैं, और अगर सोचेंगे नहीं तो वो पूरा कैसे होगा, और कैसे फिर आप अप्लाई करोगे, कैसे आप आगे उसको प्रोसीड करोगे। तो इंटरकनेक्टिविटी की बात हो रही है इसमें। बाकी आप ऐड करो। जैसे आपको बोला हो कि इस अनंत ब्रह्मांड, जब हम ब्रह्मांड के या फिर यूनिवर्स की बात करते हैं तो उस पर अभी भी हमें रिसर्च देखने के लिए मिलता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ इतनी संभावनाएं है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उसी तरह से जब हम जीवन की बात करते हैं, तो जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ लक्ष्य निश्चित करते हैं, तो उसमें भी उसके अलावा अगर वह कार्य नहीं होता तो जीवन में बहुत सारी संभावनाएं होती है, जिनको हम अगर हम कार्य को करें एक उचित सोच के साथ और लक्ष्य के साथ, तो उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। Next is hard work needed for India to be third largest economy.
फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के थ्रू बताया गया है, बट इसमें कुछ कीवर्ड्स अच्छे हैं। So India's aim to become the third largest economy in the next few couple of years. So हम वहां पे अर्थमेटिक इनएविटेबिलिटी की बात नहीं कर सकते, ऐसा कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम जी ने कहा है। उसके अलावा बहुत सारे लोट ऑफ एफर्ट्स चाहिए, जैसे कि हम बोल सकते हैं एक विजनरी लीडर होना चाहिए। नेक्स्ट इज करप्शन कम होना चाहिए। स्किल्स अवेलेबल होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं वेलफेयर स्कीम्स भी दी जानी चाहिए। तो ये थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा से बोला गया है। तो यहाँ पे हम आईएमएफ का डाटा देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, इंडियन इकोनॉमी इज प्रोजेक्टेड टू हैव अ साइज ऑफ $5.153 ट्रिलियन इन 2027, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 28, अप टू $3.38 ट्रिलियन इन 2022। तो थर्ड इकोनॉमी बनने की बात की जा रही है इंडिया को, थर्ड। तो उस वो किसको compete करेगा, जर्मनी और जापान को, उसके बाद ही वो बन सकता है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जिसमें जीडीपी होगी $7.3 ट्रिलियन बाय 2030। दैट इज बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंसिया, उन्होंने ये बोला है। तो ये हम डाटा देख सकते हैं यहाँ से। पिघलते हिमनद पर तैरता खतरा। तो हम देख सकते हैं किस तरह से जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका का हिमनद है वो टूट रहे हैं, तापमान की वजह से बर्फ पिघल रही है। तो जब हम देखते हैं कि 15 वर्षों से भी में यहाँ सबसे अधिक वर्षा दर्ज कराई गई है, जब हम यूएई की बात करते हैं, 75 वर्षों में यूएई में सबसे अधिक वर्षा दर्ज कराई गई है। 24 घंटे में 10 इंच से ज्यादा हुई बारिश के कारण रेगिस्तान का भूभाग दरिया के रूप में परिवर्तित हो गया है। जब 1986 की बात करते हैं तो अंटार्कटिका से टूटकर अलग हुआ हिमखंड स्थित बना हुआ था, लेकिन अब वह समुद्र की सतह पर बहने लगा है। किस तरह से, यह हिमखंड करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम देख सकते हैं उसका कितना बड़ा एरिया है। जब आकार की बात करते हैं तो मुंबई के क्षेत्रफल से 603 वर्ग किलोमीटर से करीब 6 गुना बड़ा है, जिसकी ऊंचाई 400 मीटर है। तो अगर यह महासागर की सीमाओं से टकराएगा या फिर अगर पिघलकर समुद्र का जल अत्यधिक स्तर पर बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार के प्रलय या फिर जो विनाश के कारण है वो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जब हम देखते हैं कि किस तरह से विशाल आकार के हिमखंड पिघलते हैं, टूटते हैं तथा दरार पड़ती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के खिसकने से ध्रुवीय भालुओं को मानव जाति में घुसने, सील मछलियों में कमी आने के कारण, यह सब प्राकृतिक के संकेत है किस तरह से टेम्परेचर बढ़ने से सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण जो जीव जंतु है या फिर जो उनके वहां पर फ्लोरा फौना पाया जाता है उनमें भी हमें परिवर्तन देखने के लिए भी मिलता है। किस तरह से समुद्री जीव, जहाज, पेंगुइन, छोटे द्वीप, महासागर, ये सभी हमें खतरे में देखने के लिए मिलते हैं। जब अमेरिका के नेशनल स्नो एंड साइंस डाटा सेंटर की बात करते हैं तो उनके अनुसार 2014 में उत्तरी ध्रुव के 32.90 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बर्फ की परत से ढका हुआ था। लेकिन यह क्षेत्र, जब हम बात करते हैं किस तरह से निरंतर घटता जा रहा है, जहां पर 40% की कमी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं जब 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की सतह वाले बर्फ की मोटी परत ढकी हुई थी, वह पूर्ण रूप से तापमान जहाँ -10 डिग्री सेल्सियस रहता था, वहां हम देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से वहां कमी देखने के लिए मिली है, जो कि 68 डिग्री सेल्सियस तक देखने के लिए मिला मिला करता था, और वहां बर्फ ढकी रहती है, वो भी कम होती जा रही है। जब हम आर्कटिक की बात करते हैं या फिर भू क्षेत्र, रूस के साइबेरिया के किनारों की बात करते हैं, आइसलैंड की बात करते हैं, ग्रीनलैंड, उत्तरी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, अमेरिका, अलास्का, कनाडा का अधिकांश भाग, उत्तरी महाद्वीप भाग, जब अंटार्कटिका टापू के समूहों के द्वीप में फैला हुआ है। यहाँ पर खनिज संपदा को लेने के लिए, किस तरह से खनिजों की या फिर तेल की या प्राकृतिक गैस के भंडारों की लालच में आकर इंसानों ने वहां के परिवर्तन, जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको बिगाड़ दिया है। वहां पर मिलने वाले जानवर जैसे भालू, सील, बेलगा वेल, नरवेल, नील वेल, वेल्स का जो अस्तित्व है वो पूर्ण रूप से समाप्त होता जा रहा है, संकट में देखने के लिए मिलता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं अंटार्कटिका की, वहां 6 माह के लिए सूर्य लुप्त रहता है तथा यहाँ हमेशा सफेद चादर बिछी रहती थी। लेकिन जो उत्तरी भूगोलीय ध्रुव के निकट चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है, इसकी शक्ति
आकर्षण के कारण जब हम कंपास में सुई की दिशा देखते हैं तो हमें पूर्ण रूप से सही दिखती है। यही कारण है कि उत्तरी ध्रुव पर हमें ध्रुव तारा या पोल स्टार देखने के लिए मिलता है, जो निरंतर आकाश में चमकता रहता है, जिसके कारण हमें यह पता चलता है कि यह उत्तर दिशा में है। जो कि अर्धरात्रि में मिडनाइट सन या ध्रुवीय रात्रि में पोलर नाइट जैसे दृश्य हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन 90% बर्फ इस आर्कटिक में जमी हुई थी, जो कि पृथ्वी का फ्रीज कहा जाती थी। यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है किस तरह से बर्फ पिघलने लगी और पानी की मात्रा अधिक बढ़ने लगी। चारों तरफ तैरने वाली बर्फ का 10% भाग में कमी आ गई है, जो कि 2022-23 की तुलना में जब हम बर्फ देखते हैं वो वहां बहुत कम देखने के लिए मिलती है। अंटार्कटिका में तैर रहे हिमनद ग्लेशियर को टाटेन के पिघलने के जानकारी अनुमान कहीं ज्यादा है कि जितनी आशंका से उसे पिघलना चाहिए था, वह उससे अधिक तेजी के साथ वहां पिघलता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। अगर यह महाद्वीप के टुकड़ भागों के साथ आकर टकराएगा, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की क्षति वहां देखने के लिए मिलेगी। जब हम बात करते हैं अंटार्कटिका के इर्द गिर्द ही दक्षिण महासागर फैला हुआ है। धरती पर उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा सोखने वाले महासागर ही होते हैं, जो कि 20 से 30% उत्सर्जन को सोख लेते हैं। लेकिन इसमें भी लगभग कमी देखने के लिए मिलेगी, जिसकी वजह से परिवर्तन पर अधिक फर्क पड़ेगा। तो किस तरह से इन परिस्थितियों को संभाला जाए, या फिर जो हम बात करते हैं पेरिस क्लाइमेट समिट जो 2015 में हुई थी, उसके माध्यम से टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की बात की गई थी। किस तरह से उसे न्यूनतम टेम्परेचर को रोका जाए, पर्यावरण के कारण होने वाली जो समस्या है उनको कम किया जा सके। पर्यटन के बावजूद हम देखते हैं कि कई देशों में जहाँ स्थानीय निवासियों को पर्यटन करने के लिए बढ़ाए जा रहे हैं, वहीं जब हम बात कर रहे हैं कैनरी आइलैंड जो कि स्पेन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो वहाँ के क्षेत्र में 50,000 से अधिक स्थायी निवासियों ने बढ़ रहे पर्यटन का विरोध कर उसका धरना प्रदर्शन किया है। किस तरह से 22 लाख आबादी वाले इस द्वीप समूह में 2023 में पहले की गुना 4 गुना अधिक भ्रमण करने वाले व्यक्तियों की संख्या वहां देखने के लिए मिली है, जिसके कारण वहाँ होटल या फिर जो अन्य रिहायशी इलाके हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ की पारिस्थितिक जो पर्यावरण है उस पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसको देखते हुए वहाँ के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि वहाँ के जो पर्यटन है उसको कम किया जा सके। और जब हम देखते हैं कि भारत में लक्षद्वीप को भी इसी नजर से देखा जाता है, ताकि द्वीप की नाजुक परिस्थिति तथा सीमित संपत्ति को रक्षा करने के उद्देश्य से सीमित रखा जा सके। तो जब हम कैनरी आइलैंड की बात करते हैं तो स्पेन में स्थित है, ये देख सकते हैं। और पर्यावरण या फिर पर्यटन और आर्थिक लाभ के लिए पर्यावरण को हानि ना पहुंचाई जाए, उसके लिए भी इस प्रकार की स्थिति अपना सकते हैं कि लिमिटेड किया जा सके पर्यावरण को। और जो अशहरीकरण शहरीकरण होता है, लेकिन वह पूर्ण रूप से इस तरह से ना किया जाए जो परिस्थिति तंत्र को हानि पहुंचाए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कुछ स्कीम्स की। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करते हैं तो कुछ स्कीम्स आई तो कुछ टारगेट रखा गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उसी की जगह पे दूसरी स्कीम लाई गई और उसमें भी जो कंपनीज है उसका बहुत बड़ा रोल प्ले है। तो उस पूरे कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल है। तो फर्स्टली अगर हम बात करें तो रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के बारे में हम बात कर सकते हैं कि उनका टारगेट था कि 40 गीगावाट हो जाना चाहिए बाय 2022, लेकिन अगर हम कंपेयर करा जाए तो वो ऐसा अचीव नहीं हो पाया। उसमें ओनली 10 गीगावाट ऑफ रूफटॉप कैपेसिटी इंस्टॉल हो पाई। तो इसी को देख के एक और स्कीम लाई गई इस टारगेट को अचीव करने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए। तो पीएम सूर्योदय योजना, तो इसलिए ऊपर लिखा भी है पीएम सूर्य घर योजना इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू स्केल अप द एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी एज वेल एज लोकल एंटरप्रेन्योर्स एंड जॉब्स। तो इस स्कीम में क्या होता है, ये अप्रूव की गई है बाय यूनियन कैबिनेट। तो इसमें अगर आउटले देखा जाए तो कितना दिया गया है, ₹75,021 करोड़। तो एक इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सब्सिडी दी जाएगी 30,000 किलोवाट फॉर अप टू 2 किलोवाट, और हाई ग्रांटिंग लोन्स में 7% इंटरेस्ट पर एनम भी दिया जाएगा, ऐसा बोला गया। तो यहाँ पे एक कंपनी की बात हो रही है रिस्को।
रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी। तो सिमिलरली और भी कंपनीज है इसी तरीके से, REC लिमिटेड, जो मॉनिटर करेंगे, ट्रैक करेंगे, एक फाइनेंशियल एजेंसी के की तरह एक्ट करेंगे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एंड एनर्जी के साथ, और इस टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ाने में रोल प्ले करेंगे। तो सबसे ज्यादा यही बोला जा रहा है कि अगर पूरा सिस्टम क्रिएट करना और क्रिटिकली देखा जाए तो रिस्को उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है इन डेवलपिंग सच एन इकोसिस्टम। तो उसके लिए डेवलपर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो रिस्को को अप्रोच कर सकते हैं, वो एक प्रोजेक्ट दे सकती है, देन उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उससे क्या होगा, फिन्स इंस्टॉलेशन फी आ जाएगी और ईयरली मेंटेनेंस भी होता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा टारगेट है 40 गीगावाट अचीव करने का, वो हम कर सकते हैं। तो दिस स्कीम, इस योजना के तहत हम कह सकते हैं कि हम स्केल अप कर सकते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ा सकते हैं और अपना टारगेट भी अचीव कर सकते हैं। तो ये दो स्कीम्स हम यहाँ से देख सकते हैं। वी कैन मूव। महत्वपूर्ण खनिजों पर सरकार का 2 दिवसीय सम्मेलन। हम देख सकते हैं किस तरह से खनिजों को प्रसंस्करण, यानी कि जब हम प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए, ज्ञान साझा करने के लिए, नवसंचार को बढ़ावा देने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके लिए शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन, शक्ति पर्यावरण और जल परिषद, भारतीय सतत विकास संस्थान के सहयोग से यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें शोध और प्रसंस्करण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से स्टार्टअप्स को, सरकारी अधिकारियों को, वैज्ञानिकों को, शिक्षावादियों को और नीति विशेषज्ञों को सहित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधित लोगों को एक साथ लाया जा सके, और जो महत्वपूर्ण खनिज से संबंधित विषय है उनके ऊपर चर्चा की जा सके और उनको और अधिक बढ़ाया जा सके। अगले साल मार्च तक ई प्लान विकसित करेगा इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी का प्रारूप। तो हम देख सकते हैं कि चेन्नई स्थित स्टार्टअप ई प्लान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी का प्रारूप तैयार किया जाता है, विकसित किया जा रहा है, जिसे प्रोटोटाइप जो है तैयार किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि शहर में भीड़ को कम करने के लिए तथा एक निश्चित दिशा में पहल करने के लिए निजी वाहनों से जो 1 घंटे का समय लगता है वह ई टैक्सी के माध्यम से 14 मिनट में तय किया जा सकता है। तो IIT मद्रास के द्वारा के सहयोग से ई प्लान का लक्ष्य को पूर्ण करने का है, जिसमें ड्रोन का व्यवसायीकरण अभी उन्होंने किया हुआ है। अगले साल तक इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग टेकअप ऑफ लैंडिंग विमान विकसित करने की उनकी नीति है। किस तरह से 3 से 4 सीटों वाले विमान होगा, जिसमें एयर एम्बुलेंस में तब्दील किया जा सकता है, तथा प्रमाणित प्रोटोटाइप को विकसित किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से एयर टैक्सी या एयर एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं को प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं, जब हम बोलते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए समय पर ऑर्गन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, तो उसके लिए भी इन चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, एयर एम्बुलेंस। या फिर जब हम फ्यूल की बात करते हैं कि किस तरह के फ्यूल उनमें यूज किए जाएंगे और उनका पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके संबंध में इन चीजों के ऊपर बात की जा सकती है। दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करता है प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष की फ्रांस यात्रा। तो जो CDS जनरल अनिल चौहान जी द्वारा भारतीय सशक्त बलों के भविष्य की क्षमता का निर्माण करने के लिए जो कि दसॉल्ट एविएशन, शेफ्रॉन नेवल ग्रुप सहित फ्रांस की कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। बताता है कि किस तरह से भारत और फ्रांस के बीच जो लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी होती जा रही है, उसके माध्यम से जब देखते हैं कि फ्रांस से राफेल, स्कॉर्पियन पनडुब्बियां भारत के द्वारा खरीदी गई है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं इसकी स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी पिछले साल अप्लाई किया गया था, जिसमें फ्रांस से लाए गए राफेल विमान की मौजूदगी दर्ज की कराई गई थी। जब हम भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग की बात करते हैं, इसमें मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया जा चुका है। इसी के साथ साथ भारत और फ्रांस के बीच जब साझेदारी तेजी से बढ़ रही है, किस तरह से रक्षा प्रौद्योगिकी और सह विकास तथा सह उत्पादन, तो हम देख सकते हैं सह विकास, यानी कि
साथ में डेवलपमेंट और सह उत्पादन। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन अगर फ्रांस के द्वारा या फिर भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर किसी चीज को निर्माण किया जा रहा है, तो सह उत्पादन के विचार को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे राष्ट्र जब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उससे उन्नत हथियारों को तैयार किया जा सकेगा और उन्हें लाभ मिल सकेगा। तो फ्रांस और से लाई गई बात कर सकते हैं, राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों को फ्रांस से खरीदा गया था भारत के द्वारा। आंचल। यस, यहाँ पे हम कुछ पीटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर सकते हैं चैंगवॉन इनिशिएटिव। सो किस चीज से रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू यूएनसीसीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड ये डील करता है। तो इट इज अंडर लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम। तो ये पूछा जा सकता है कि चांगोन इनिशिएटिव किससे, एक वर्ड में पूछेगा तो डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि यूएनसीसीडी के अंदर आता है और लैंड फॉर लाइफ प्रोग्राम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैम्बू ओसिव और लैंड ड्रोथ, तो जैसे कि तो ये किस मिनिस्ट्री के बारे में है? तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में। और सेकंड हाईएस्ट बैम्बू डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड है। सो बैम्बू इज अ ग्रास और वो ग्रो करती है फास्टर, ये हम ये देख सकते हैं। दिव्या एक बार नेक्स्ट पॉइंट ले लो। यूएनडीके ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरिंग, तो वर्ल्ड रिस्टोरिंग फ्लैगशिप यूएनईपी प्लस एफएओ नमामि गंगा इज अंडर द दिस प्रोजेक्ट। तो फ्लैगशिप इसके संबंधित बात कर सकते हैं हम कि नमामि गंगा इसके अंदर इस प्रोग्राम को रखा गया है। तो आईयूसीएन रिस्टोरिंग बायोमेट्रिक रिपोर्ट। बैरोमीटर रिपोर्ट नहीं ओए। ना, क्या हो? नेक्स्ट इज हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि रिस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट कौन देता है? आईयूसीएन। अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट हम देख सकते हैं स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट, ये कौन देता है? यूनेस्को। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स बहुत बार पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएंगी, तो इसलिए हम इस डाटा को देख रहे हैं। नेक्स्ट इज अगर हम लिस्बन डेक्लेरेशन की बात करें, तो वो हुआ था यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो लिस्बन डेक्लेरेशन, तो हम आइडिया मतलब याद रख सकते हैं कि यूएन ओशन, तो आइडिया तो नहीं लगाया जा सकता। देन नेक्स्ट इज अगर हम बात करें एडवांसिंग नेट जीरो स्टेटस रिपोर्ट, तो इट इज बाय वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। सो अगर हम देखें कि एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जब हम बात करते हैं, तो एनर्जी ट्रांजिशन तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आएगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं एनर्जी ट्रांजिशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में ना आके ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। तो यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है, इसको क्लियर कर सकते हैं हम यहाँ से देख के। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट लिव्ड हैलोजन। सो व्हाट वाज इट? इनका लाइफ टाइम जो होता है वो 6 महीने से कम का होता है, और ये मैरीन फाइटोप्लैंक्टन, और जैसे जैसे मीथेन का लाइफ टाइम एल्गाई दे इंक्रीज मीथेन्स लाइफ टाइम। तो उससे क्या होगा कि जो एरोसोल की कूलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो उसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है शॉर्ट लिव्ड हैलोजन। नेक्स्ट इज अटैच। तो सिंपली पूछा जाएगा कि अटैच किस मिनिस्ट्री में आता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत है? तो हम ये देख सकते हैं कि अटैच स्टैंड्स फॉर अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट हेल्थ, और ये किस ऑर्गेनाइजेशन, तो डब्ल्यूएचओ के अंदर आता है, और इनफॉर्मल वॉलेंट्री नेटवर्क है ये। तो हम ये देख सकते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन की बात अगर हम कर सकते हैं, जैसे कि हमसे पूछा गया, तो फाइटोप्लैंक्टन मेनली हम बोल सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि प्लैंक्टन हो गए, यानी प्लांट से रिलेटेड। तो एक उनका एक टर्म उनके लिए यूज होता है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो खुद के लिए खाना जो खुद बनाते हैं, तो इसलिए बोला जाता है। और मेनली जैसे क्लोरोफिल, सनलाइट, तो फोटोसिंथेसिस के, तो उनके लिए टर्म यूज की जाती है फाइटोप्लैंक्टन। तो उसी तरीके से जब लैंड बेस्ड बोला जाएगा तो वो अलग होते हैं प्लैंक्टन। इसी तरीके से जू प्लैंक्टन, यानी कि एनिमल जब उन पे फीड करते हैं तो वो जू प्लैंक्टन टर्म यूज हो जाती है।
सिमिलरली मैरीन फाइटोप्लैंक्टन, यानी कि जो पानी में मिलने वाले हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन वो ये होते हैं, तो एल्गे इसमें आता है, ये हम बोल सकते हैं। Next, अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म, तो ये किससे रिलेटेड है, वो ट्रांजिशन टू फ्यूजल, तो सेनेगल फोर्थ कंट्री आफ्टर साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, जो इस ट्रांजिशन में फोकस जिसने करा है, हम यहाँ से ये देख सकते हैं। सिमिलरली इंडिया भी फोकस कर रहा है, हम देख रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को हम फेज डाउन करने की बात करें, ना कि फेज आउट, ये हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे कम करेंगे। नेक्स्ट इज एशियन वाटर टावर, सो थर्ड पोल इंक्लूड्स हिमालयास, हिंदू कुश और टेंशन टेंशन तिब्बत प्लेट्यू। सो अगर हम ये देख सकते हैं, एंडोसल्फान ये एक पेस्टिसाइड है, और ये किसके अंदर लिस्टेड है, ये रोटरडैम एंड स्टोक कन्वेंशन के अंदर लिस्टेड है। तो हम ये देख सकते हैं कि पेस्टिसाइड लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस PET 46, तो ये बात होती है रिगार्डिंग टू, हम जैसे कि पॉलीमर्स यानी कि पॉलिथीन इस तरीके की जो हम बोतल जो बनाते हैं तो उसके कंटेक्स्ट में यूज होता है PET 46। तो ये एक एंजाइम होता है जो हेल्प करता है लॉन्ग चेन और शॉर्ट चेन PET को डिग्रेडेट करने के लिए। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में था PET 46। तो मेनली जो PET की बात होती है तो ये बॉटल्स के रिलेटेड होता है क्योंकि उनपे जिससे वो बनती है उस एलिमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट हम देख सकते हैं बैरियम नाइट्रेट, सो इट इज हैजार्डस एलिमेंट फाउंड इन फायर क्रैकर्स। तो सेम इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हम बात करते हैं हैजार्डस एलिमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी कर दिया है। और दूसरा हम इसमें ये पॉइंट देख सकते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं तो बैरियम जो है, तो एक क्वेश्चन भी ऐसा हमने देखा था कि वो उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो रेड लाइट जनरेट करेगा, लेकिन उसमें ग्रीन लाइट होती है। बैरियम नाइट्रेट जब वो जलता है वो क्रैकर, तो उससे ग्रीन लाइट निकलती है, तो ये हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एथिलीन ऑक्साइड, सो पेस्टिसाइड रेसिड्यू एंड फ्यूमिगेंट स्वास स्टार्स सफेद टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट क्रैकर्स। सो ये हम देख सकते हैं कि इसके कॉम्पाउंडर कौन थे, CII, UNEP, WWF, ओजोन। तो ये हम देख सकते हैं फॉर जनरल अवेयरनेस। नेक्स्ट इज बेसल कन्वेंशन, सो बेसल कन्वेंशन इज रिलेटेड, तो ये हमें आइडिया होना चाहिए कि किस चीज से, इट इज फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट, जैसे कि हम यूरेनियम इस टाइप के वेस्ट जब जनरेट होता है तो उसके कंटेक्स्ट में है। रोटरडैम कन्वेंशन की बात अगर हम करते हैं तो वो पेस्टिसाइड रिलेटेड है, जैसे कि हम देख भी चुके हैं कि एंडोसल्फान पेस्टिसाइड इज लिस्टेड अंडर रोटरडैम एंड स्टॉकहोम। तो हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड ट्रेड से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से डील करता है। तो ये कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए कि हैजार्डस वेस्ट से कौन सा है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड कौन सा है, स्टॉकहोम से कौन सा है। नेक्स्ट इज वाई गानी कन्वेंशन, so it is for banning import of radioactive waste into the forum island countries south pacific। तो ये हम यहाँ से कुछ फैक्ट्स देख सकते हैं फ्रॉम द PT पर्सपेक्टिव। निजी कंपनी अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बना देंगी। तो जब हम इसरो की बात करते हैं तो उनके अध्यक्ष S सोमनाथन जी ने कहा है कि किस तरह से जो निजी कंपनी है वो अंतरिक्ष में दिलचस्पी दिखा रही है। तो उनके साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को सूचित किया जा सकता है। उसी के साथ साथ हमने हाल ही में देखा था कि किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज किया गया है स्पेस में। जब हम बात करते हैं स्पेस एक्स की, तो उनके माध्यम से अंतरिक्ष निजी कंपनियों की सहायता की गई थी, नासा या फिर अन्य स्पेस एजेंसियों के द्वारा, जिसकी वजह से इतने कम समय में जो निजी कंपनियां हैं वो इतने अधिक जो सुलभ बनने में कामयाब हो पाई। अगर इसी तरह का प्रक्रिया भारत के द्वारा भी अपनाई जा सकती है कि किस तरह से जो निजी कंपनीज है उनको उनके साथ इसरो की भागीदारी हो, तथा उन्हें वह सारी गतिविधियां या फिर जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन या जो भी रॉकेट से संबंधित संभावनाएं हैं उनके लिए प्रोत्साहित किया जाए, ताकि जो हमारे लक्ष्य है उनको अधिक जल्दी प्राप्त किया जा सके। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले से ही दो कंपनियां काम कर रही है, स्काई रूट एरोस्पेस और अग्निकुल कॉस्मोस।
नाम की ये दो प्राइवेट कंपनियां हैं। इसरो के अध्यक्ष जी का कहना है कि सभी भारत को इस तरह आगे बढ़कर उत्साहित होना चाहिए, ताकि इन कंपनियों को पहले से ही प्रक्षेपण वाहन के लिए प्रशिक्षण कर चुकी है, ताकि आने वाले कार्य में वे अपना दिलचस्पी दिखाए। और जब हम चंद्रयान 4 की बात करते हैं, तो वह चंद्रमा पर भेजे गए मिशन के बारे में से संबंधित है। हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमले के बाद नौसेना ने पनामा के ध्वज वाले तेल टैंक की सहायता की। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना ने 22 भारतीय सहित 30 सदस्य चालक वाले तेल के टैंक, जो कि पनामा से संबंधित है। जो एनआईए कोच्चि की बात करते हैं, इसके द्वारा एमवी एंड्रोमेट स्टार नामक टैंक पर जो हमला किया गया था, उसकी संरक्षण दिया गया है। जब हम बात करते हैं हूथियों की, हूती चरमपंथियों ने यमन से व्यापारिक पोत मैसा, तो यहाँ हम पोर्ट देख सकते हैं कि मैसा और एमवी एंड्रोमेट स्टार के माध्यम से यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। जब हम बात करते हैं एमवी एंड्रोमेट स्टार, तो सेसल्स द्वारा संचालित पोत है। तो यहाँ पर दो पोत की बात की गई, मैसा और एंड्रोमेटा स्टार, इनको हम याद रख सकते हैं। एनआईए कोचीन के तहत इनको तैनात किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।